Well, hi friends, how are you all? Today we are starting our new subject Constitution और कॉन्स्टिट्यूशन में हम सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे कि उसकी जो अथॉरिटीज हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और सारे आर्टिकल्स जो हैं उनको हम कवर करेंगे। जैसे कि देखो, सबसे जरूरी है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक पूरे अलग अलग खंड दिए हुए हैं कि सिटीजनशिप के लिए अलग खंड है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, फिर उसके बाद सब कुछ, मतलब एक पर्टिकुलर रोल है उसका। पर हम इसको समझने के लिए ना सबसे पहले हम बात करेंगे, हम मान के चलते हैं ये है हमारा पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में दो सदन होंगे, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा। लेकिन पार्लियामेंट में एक और शक्ति बैठती है जिसका नाम है कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, जो राष्ट्रपति के द्वारा गवर्न होती है। तो इससे हम एक और ले लेते हैं, ये एग्जीक्यूटिव है ना। इसमें हमारा प्रेसिडेंट को ले लेते हैं, है ना। ये हो गई कार्यपालिका। देखिए, दिखने में तो बड़ा इजी है, बट इससे क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो मेंस के जो बनेंगे हम उन्हें भी कवर करेंगे, प्लस हम इसको याद कैसे रख सकते हैं, हमें ये याद कैसे होंगे, क्योंकि समझने के लिए तो ज्यादा कुछ है नहीं, बट वो याद कैसे रहेंगे उसका एक प्रोसेस है। देखिए, हम आज सिर्फ बात करेंगे प्रेसिडेंट की, लेकिन इसमें भी लिख देते हैं हम आर्टिकल। देखिए, पार्लियामेंट रिलेट करता है आर्टिकल 79, लोकसभा आर्टिकल 81 एंड राज्यसभा आर्टिकल 80। प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो हमारे आर्टिकल 52 टू 62, और इसमें कुछ आर्टिकल्स और हैं जो ऐड करेंगे हम, जैसे 71, 72, 73, 74, 75, 361 एक्सेट्रा। एक दो और होंगे। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 52 और 62 की। देखिए, इसे कैसे करेंगे। जब हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो सबसे हम पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा संविधान में लिखा है, तो वो यही है राष्ट्रपति। अब ये कहां दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आर्टिकल 52 में। अब जब भारत का एक राष्ट्रपति होगा तो उसकी कार्य शक्ति, कार्य विस्तार, क्या कार्य प्रणाली होगी, वो इलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैसे हम उसको चुनेंगे, कौन कौन उसमें वोट डाल सकता है, शपथ कौन दिलाएगा, कितनी पदावधि होगी, सारा कुछ 52 से 62 में दिया हुआ है। अब देखिए, हमने बात करी प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट के बाद आर्टिकल 53 बात करता है संघ की कार्यपालिका शक्ति। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, इसके एक प्रोसीजर अच्छा हो रहा है कि देखिए, पहले ये तो हमारे आर्टिकल हुए, इसके बाद इसका इलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। इलेक्शन, राष्ट्रपति का इलेक्शन प्रोसेस, उसकी पदावधि, पूर्व निर्वाचन की पात्रता, देखिए, जब राष्ट्रपति है तो उसका इलेक्शन भी होगा, उसके इलेक्शन की कुछ रीति भी होगी, यानी इलेक्शन प्रोसेस होगा, वो कितने साल के लिए होगा, उसकी पदावधि भी होगी, वो हमने यहाँ बात कर ली। क्या वो दोबारा इलेक्ट हो सकता है, वो हमने यहाँ लिख दिया, पुनर्निर्वाचन की पात्रता। अब इसके बाद क्या रहता है,
इसके बाद रहता है उसका शपथ, उसकी शर्तें, और राष्ट्रपति के लिए क्या क्या विवाद, अगर उसके विवाद है तो उसे कौन सुलझाएगा। ये आ चुका हमारा आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 56 एंड आर्टिकल 57। अब हमारे पास 4 आर्टिकल बचते हैं, इसको हम यहां कवर कर लेते हैं। राष्ट्रपति एक होगा, ये आर्टिकल 52 कह रहा है। आर्टिकल 52 बात करता है संघ की कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। संघ मतलब यूनियन, जो स्टेट गवर्नमेंट है पूरी, वो एक संघ के तौर पे काम करती है, यूनियन के तौर पे काम करती है, तो उसकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और राष्ट्रपति ही सैन्य हेड होगा, सेना का हेड होगा। और राष्ट्रपति के अंतर्गत जब वो शक्ति यानी संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में जब निहित होगी, तो वह उसको स्वयं भी कर सकता है या फिर अपने अधीनस्थों के द्वारा भी उस कार्यपालिका शक्ति को विस्तार कर सकता है। अब बात करते हैं हम इलेक्शन की। राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा? देखिए, राष्ट्रपति के इलेक्शन में संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है निर्वाचित, यानी जो व्यक्ति चुनाव के द्वारा चुन के आया। नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं 12, इसमें राज्यसभा में। उन सदस्यों की वोट राष्ट्रपति के इलेक्शन में नहीं डलती। 238 सदस्य राज्यसभा के वोट डालते हैं। अब लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं, इसमें 2 एंग्लो इंडियन सदस्य भी होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं। आर्टिकल 331 और 333 में प्रोविजन है उसके एंग्लो इंडियंस के, तो वो वोट नहीं डालेंगे। सिर्फ वो ही व्यक्ति, वही सांसद प्रतिनिधि वोट डालेंगे, सांसद वोट डालेंगे जो कि निर्वाचित हो गए। प्लस एक खंड हो रहा है इसमें कि राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है। जो राज्य की विधानसभा है, जैसे एमएलएस, हर राज्य के एमएलएस, अब जब उनके इलेक्शन होगा तो उसके बाद राज्य की बात करी हमने, तो राज्य में 2 राज्य जो एक अमेंडमेंट हुआ था 70th अमेंडमेंट, जिसमें कहा गया था कि स्टेट के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्र राजधानी क्षेत्र भी आएगा और पौंडीचेरी का क्षेत्र भी लगेगा। अब हम बात करते हैं इलेक्शन प्रोसेस की। प्रोसेस क्या होगा, इलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, हम जैसे बता चुके हैं प्रोसेस को भी, कि इसमें सिर्फ वही लोग वोट डालेंगे जो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य होंगे या राज्य की विधानसभाओं के सदस्य होंगे। अब इसके प्रोसेस में वो है कि उसका वोटिंग सिस्टम कैसे होगा, कि कितने % वोट, मतलब कितने कैंडिडेट कहां पर होंगे, किस तरह से वोटिंग प्रोसेस होगा, तो वो एक अलग लेक्चर, सेपरेट लेक्चर में करेंगे। इसके बाद पदावधि। पदावधि में ज्यादा कुछ है नहीं कि राष्ट्रपति की जो पदावधि हुई 5 वर्ष की होगी, जिस दिन से वो निर्वाचित हो गया है। अब पुनर्निर्वाचन की पात्रता, हर कोई राष्ट्रपति यदि वो एक बार निर्वाचित हो चुका है तो दोबारा भी निर्वाचन के लिए पात्र होगा। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 58, आर्टिकल 59, आर्टिकल 60, आर्टिकल 61, आर्टिकल 62। देखिए, हमें इसी प्रोसेस में याद रखना है। राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, प्रोसेस, पदावधि, पुनर्निर्वाचन। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 58, 59, 60, 61, 62। इसे याद कैसे रखें? आर्टिकल 58 बात करता है क्वालिफिकेशन की। राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन क्या होगी? देखिए, राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन के लिए है कि एक तो वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, दूसरा वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, संसद के किसी सदन का सदस्य यदि वो है तो जब वो राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा तो वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहेगा। यदि वो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है तो उसका भी सदस्य नहीं रहेगा यदि वो राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है। ये क्वालिफिकेशन। 59 जो की बात करती है शर्तें, ये हो चुकी है हमारी क्वालिफिकेशन। अब ये होगी शर्तें यानी कंडीशन, महाभियोग, और ये होगी शपथ। अब देखिए शर्तें, राष्ट्रपति के को इलेक्ट होने के लिए शर्तें क्या होंगी? अभी हमने क्वालिफिकेशन के साथ ही बताया कि वह ना तो किसी भी संसद के सदन का सदस्य होना चाहिए,
ना विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। साथ ही साथ लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, अनुचित किसी कार्य में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। लाभ के पद के अंतर्गत ऐसे कौन से होंगे पद होंगे, देखिए यदि वो अपना कोई निगम, जैसे कि राज्य के अंतर्गत कोई अथॉरिटी में कोई निगम है, कोई परिषद है, किसी भी सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं शपथ की। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति को शपथ सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है या रिक्ति है, किसी भी कारण से नहीं दिला पाया, तो चीफ जस्टिस के बाद जो भी वरिष्ठतम जज होगा, ज्येष्ठतम न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का, वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो है आर्टिकल 61। ये बात करता है महाभियोग, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट, महाभियोग। देखिए महाभियोग लाने का तरीका क्या है? संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों सदन में से किसी में भी राष्ट्रपति के अगेंस्ट महाभियोग यानी इम्पीचमेंट लाया जा सकता है, परंतु उसकी प्रक्रिया होगी कुछ। उसकी प्रक्रिया क्या होगी? मान लीजिए राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया गया, तो सबसे पहले उसको 14 दिन की लिखित सूचना देनी होगी राष्ट्रपति को। 14 दिन की लिखित सूचना देंगे, साथ ही साथ जिस सदन में महाभियोग लाया जा रहा है उस सदन के 1/4 कितना 1/4 सदस्य के द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प को प्रस्तावित किया जाएगा। इसमें एक नोट करने वाली बात है, 2 शब्द आएंगे इसके अंतर्गत। 1/4 सदस्य तो द्वारा प्रस्तावित, 1/4 सदस्य है, 1/4 सदस्य किसी भी सदन के जिसमें इंपीचमेंट यानी महाभियोग लाया जा रहा है, उनके हस्ताक्षर होंगे तो वो संकल्प को प्रस्तावित करेंगे। जब वो संकल्प प्रस्तावित हो जाएगा उसके बाद 2/3 सदस्यों के द्वारा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चलेगा, अब सदन के कोई जिस सदन, संसद के जिस सदन में इंपीचमेंट लाया जा रहा है उससे अदर कोई सदन, जैसे अगर राज्यसभा में इंपीचमेंट लाया जाए तो लोकसभा उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब जब लोकसभा उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा तो प्रेसिडेंट को उस इन्वेस्टिगेशन के मार्फत अपनी जवाबदेही रखने का अधिकार होगा, परंतु यदि वह विफल होता है और इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य राष्ट्रपति के विरुद्ध मिलते हैं तो उस पर महाभियोग लाया जाएगा। उसके लिए उस सदन का 2/3 सदस्यों के बहुमत के द्वारा पारित होगा। यहां पर पारित शब्द का इस्तेमाल है बड़ी से, 2/3 सदस्यों द्वारा पारित संकल्प के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग सिद्ध हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 62 की। आर्टिकल 62 यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आर्टिकल 62 कहता है कि पद की रिक्ति के लिए, इसे हम याद करने के लिए लिखते हैं रिक्ति, रिक्ति से याद करें। देखिए हमने क्या करा, प्रेसिडेंट, संघ की कार्यपालिका शक्ति, इलेक्शन प्रोसेस, पदावधि, पुनर्निर्वाचन की पात्रता, क्वालिफिकेशन, शर्तें, शपथ, महाभियोग और रिक्ति। हम इसे ऐसे ही याद करेंगे आर्टिकल्स को, पूरी लाइन को याद करने जाएंगे तो याद नहीं होगा। अब रिक्ति में क्या, मान लीजिए सपोज करिए राष्ट्रपति का पद, यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश उसकी वो अपने पद पर नहीं है तो उसकी उस रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरा जाएगा। यदि किसी कारणवश अकस्मात उसकी मृत्यु आती है या पद छोड़ देता है या त्याग देता है तो 6 महीने के अंदर, मान लीजिए राष्ट्रपति आज ही एकदम सडनली डेथ हो चुकी है तो अगले 6 महीने के अंदर पद को भरना होगा। यदि राष्ट्रपति का पद सपोज करिए आज जब भी 2 महीने बाद खत्म होने वाला है राष्ट्रपति का पद, तो जिस दिन की पदावधि उसकी खत्म समाप्त होने वाली है उससे पहले इलेक्शन के प्रोसेस को निपटा दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि यदि राष्ट्रपति अपना पद त्यागना चाहता है तो वो अपना जो
लेटर देगा, वो अपना आवेदन किसको देगा? उपराष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर से ही देगा। बस ये था प्रेसिडेंट के 52 से 62 तक आर्टिकल्स। अब इसमें बात करें 71, 72, 3, 74, 75। देखिए 71 बात करता है क्षमादान की राष्ट्रपति को शक्ति होगी कि वह क्षमादान दे सकता है किसी भी दंड को या दंडादेश को, प्रविलंबन, परिहार, क्षमा या इस जैसे रेमिशन, रिमिट या कम्यूट कर सकता है। ये 72 में है, आर्टिकल 72 में है क्षमादान की शक्ति। 71 बात करता है कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कोई भी मामले हैं, कोई भी वाद विवाद है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निपटाया जाएगा। परंतु यदि मान लीजिए कोई भी मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को अनैतिक घोषित कर दिया कि वो राष्ट्रपति नहीं रहेगा, तो उसके राष्ट्रपति रहते समय जो भी डिसीजन उसने लिए थे वो वैध होंगे, अवैध नहीं होंगे। परंतु जब राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजायाफ्ता हो जाएगा या राष्ट्रपति के पद पर नहीं रहेगा, तो फिर उसके बाद के तो वो डिसीजन ले नहीं सकता। परंतु उससे पहले अगर सपोज करिए फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति का इलेक्शन जो था वो मेलाफाइड था, वो सही नहीं था, सुप्रीम कोर्ट में उसकी जांच चली। अब जब सुप्रीम कोर्ट में उस इलेक्शन प्रोसेस की जांच चली तो वो अवैध पाएगा। अब वो सुप्रीम कोर्ट की जांच 6 महीने चली। अब 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति ने कई तरह के डिसीजन लिए या कोई ऑर्डिनेंस भी पास कर दिया, तो उस डिसीजन को वैध माना जाएगा, वो वैलिड होगा, इनवैलिड नहीं होगा। ये बात करता है 71। 72 की हमने बात करी कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। 73 बात करता है राष्ट्र जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी उसका विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ संसद के द्वारा जो विधि पारित करने की जो संसद की शक्ति है ना, उसी शक्ति के अनुरूप कर सकेगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, और वह अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ के द्वारा करा सकेगा। 74 बात करता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल होगा। 75 बात करता है मंत्रियों के लिए उपबंध दिए हुए हैं। देखिए 74 में एक इंपॉर्टेंट चीज जो 75 में एक कहा गया है कि इसमें अमेंडमेंट के थ्रू ये बात जोड़ी गई थी। 42 और 44 अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट जो था वो 74 में किया गया कि राष्ट्रपति जो है 1976 में, मैं लिख ही देता हूं इसको, देखिए अब तो इसकी जरूरत नहीं है। 74 से रिलेटेड 2 अमेंडमेंट थे, एक तो 42nd अमेंडमेंट 1976, 44th अमेंडमेंट 1978। 42nd अमेंडमेंट में कहा गया था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल होगा, लेकिन 44th अमेंडमेंट में कह दिया कि राष्ट्रपति को जो सलाह मंत्रिमंडल देगा, यदि राष्ट्रपति ने उस सलाह को वापस मंत्रिमंडल को भेज दिया कि आप इसको दोबारा चेक करिए, और दोबारा चेक करने के बाद मंत्रिमंडल फिर उस चीज से सहमत हो जाता है, तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। बस इतनी सी बात है। 75 मंत्रियों के उपबंध यानी प्रोविजन से रिलेटेड है। देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो कोई भी मंत्रिमंडल जो बनेगा वो प्रधानमंत्री के सहित होगा, और राष्ट्रपति जो मंत्रिमंडल बनेगा, चाहे वो यूनियन यानी केंद्र सरकार का हो या फिर राज्य विधानमंडल का हो, विधानसभाओं का हो, उससे हमें यह पता चलता है कि सिर्फ 15% होंगे प्रधानमंत्री को लगाकर। यानी अगर जो मंत्रिमंडल बनेगा, केंद्र सरकार बनी है उसका मंत्रिमंडल है, वो जो मंत्रिमंडल बनेगा 545 सदस्य, 543 सदस्य जो भी है, उनमें से सिर्फ 15% लोग ही प्रधानमंत्री के सहित मंत्री बन सकते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री मनोनीत हो जाता है और वह ना तो संसद के किसी सदस्य है, सदन का सदस्य है, तो वह सिर्फ 6 महीने तक मंत्री या प्रधानमंत्री रहेगा। यदि 6 महीने के बाद उसे रहना है तो उसे इलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा और उसको चुनाव जीतकर आना पड़ेगा, तब या वो किसी सदन का सदस्य बन जाए, जैसे राज्यसभा का सदस्य हो, तब ही वह
प्रधानमंत्री या मंत्री रह सकता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की छोटी सी जानकारी इससे रिलेटेड। और बाकी हम 361 देखिए थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, इसके बिहाफ पे क्वेश्चन बनता है, बाकी क्वेश्चन तो यहाँ से बनते हैं, हम इसको क्लियरिटी बेस और लाएंगे। अभी हमने सिर्फ एक मोटा मोटा इसमें करा है कि इनको याद करने का प्रोसेस क्या है, बाकी हम जब इनमें जो मेंस के क्वेश्चन बनते हैं अगला लेक्चर हमारा उसी के बारे में होगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू ऑल।